औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग खैरियत से और आप सबको वेलकम सेकेंड ईयर फिज़िक्स की रिवीजन क्लासेस में। बच्चों, पिछली क्लास में हमने चैप्टर 11 पढ़ा था बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा, यानी कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सप्रेशन इज 3 टाइम्स दैट कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम इससे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 है हमारा। लेक्चर 1 अगर आपने नहीं देखा तो इसी यूट्यूब चैनल से वो भी देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दें। और आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है बेटा हमारे पास गैस लॉ में बॉयल्स लॉ, और नोट्स लिखे हुए हैं ताकि इसी तरह से आप इसको पढ़ेंगे और इसको अपने पास नोट कर रहे होंगे। तो बेटा सबसे पहला हमारे पास यहाँ पर मौजूद है बॉयल्स लॉ। आइए बॉयल्स लॉ को पढ़ते हैं। सर बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट है वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर इफ द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो हम यहाँ पर लिखते हैं V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। अच्छा, जब भी साइन हटती है बेटा तो क्या लगता है, कांस्टेंट वैल्यू लगती है। तो हमने यहाँ पर कांस्टेंट लगा दिया, तो ये बन गया V इज इक्वल टू कांस्टेंट ओवर P। ये P यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। तो क्या वैल्यू बन गई बेटा, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। फिर आता है हमारे पास चार्ल्स लॉ। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चूंकि ये मॉडल पेपर में भी पूछा गया है। The volume of a gas is directly proportional to the absolute temperature at constant pressure। अब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ये एब्सोल्यूट अगर नहीं लिखोगे तो आप लॉ गलत हो जाएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। एब्सोल्यूट लिखना आपके लिए लाजिम है। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। अगर प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो क्या लिख दिया बेटा, V इज प्रोपोर्शनल टू T। V इज इक्वल टू कांस्टेंट T। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। V अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हमारे पास आता है जनरल गैस इक्वेशन। इसकी डेरिवेशन मैं आप लोगों को यहाँ सॉल्व करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को लिखी हुई से ज़्यादा और बेहतर अंदाज में समझ में आए। देखो, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या था, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। तो आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अच्छा, एक लॉ होता है एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रो लॉ के मुताबिक हम कहते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो जब तीनों साइड आपके पास सिमिलर हैं तो आपने इक्वेशंस को कंपेयर कर दिया, तो ये बना NT अपॉन P। ये P बेटा यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन गया PV इज इक्वल टू या प्रोपोर्शनल टू NT। जब ये साइन रिमूव होगी तो कांस्टेंट लगेगा, और इस वक्त कांस्टेंट होता है हमारे पास R। तो ये बन जाता है PV इज इक्वल टू RNT, या फिर इसे हम लिखते हैं PV इज इक्वल टू NRT। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके मॉडल पेपर में पूछा गया है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आपको ज़रूर इसको याद रखना है। अब बेटा आइए वैल्यू ऑफ R कैलकुलेट करना सीखते हैं। चूंकि वैल्यू ऑफ R आती है पेपर में, दो डिफरेंट यूनिट्स हैं आपके पास जिसमें आप कैलकुलेट करते हो। एक आपके पास है STP और एक आपके पास है SI। पहले STP पे करते हैं बेटा। STP पे प्रेशर होता है 180 m, वॉल्यूम होता है 22.4 dm क्यूब, N होता है आपके पास 1 मोल, और T होता है आपके पास 273 केल्विन। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास आ जाता है P1 V 22.4, N1 और T 273। फॉर्मूला PV इक्वल टू NRT है ना, तो अगर मैं N और T को यहाँ से वहाँ ले जाऊँ तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, PV अपॉन NT इज इक्वल टू R। जब आप बेटा कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करते हो तो आपके पास आंसर आता है 0.0821। यूनिट याद रहे क्या होगा, यूनिट याद करना बहुत आसान है। ATM है आपके पास प्रेशर का यूनिट, वॉल्यूम का यूनिट आपके पास है dm क्यूब, N का यूनिट है आपके पास मोल, और इसका यूनिट है आपके पास केल्विन। तो ये इसका यूनिट बन गया। आइए ज़रा SI सिस्टम पे चलते हैं। अब प्रेशर हो गया बेटा 101325, हम लिखते हैं पास्कल। ठीक है, पास्कल वॉज द साइंटिस्ट जिसने पहली मरतबा ये एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे। वॉल्यूम हो गया 0.00224 मीटर क्यूब, मोल हो गया बेटा 1 मोल सेम है, और टेम्परेचर भी 273 केल्विन है। फिर जब इस फॉर्मूला को आप पुट करते हो PV अपॉन NT,
तो ये आपके पास बेटा आर की वैल्यू आती है 8.313। यहाँ पर थोड़ा सा यूनिट में मैं आपको समझा दूँ, चूंकि एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट भी अगर आपको याद है तो मैंने इसके यूनिट से एक सवाल पूछा हुआ है, उसमें आर की बेटा वैल्यू आ गई 8.313। सही है। यूनिट क्या बन गया, पास्कल क्या होता है सर, फोर्स अपॉन एरिया, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ गया मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोल डॉट केल्विन, ये स्क्वायर कैंसिल, ये क्यूब कैंसिल, बन गया न्यूटन मीटर। अच्छा, न्यूटन मीटर को हम जूल्स भी कहते हैं। तो आर की वैल्यू क्या बन गई, 8.313 जूल्स पर मोल डॉट केल्विन। तो पेपर में हमें इस तरह भी पूछा जाता है कि आर की वैल्यू कैलकुलेट करवाइए जूल्स पर मोल पर केल्विन में। तो ये वाली बात भी मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आप लोगों को समझ में आ चुकी है। आइए अब ये देखो, ये डेरिवेशन यहाँ पर सॉल्व हुई भी है, मैंने आपको वहाँ अलग से सॉल्व करके वैल्यू ऑफ आर भी कैलकुलेट करवा दिया। आओ बेटा, अच्छा याद रहे हम ये रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो इन्हीं चीज़ों को आपको अपने एग्जाम के लिए याद करना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा हमारे पास स्पेसिफिक हीट। क्या होता है स्पेसिफिक हीट, आइए पढ़ते हैं सर। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन और 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज नोन एज स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस। इतनी हीट के आप टेम्परेचर को 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर सको, उसको हम नाम दे रहे हैं स्पेसिफिक हीट का। आइए इसकी भी डेरिवेशन है सर। इफ डेल्टा क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, then m is the mass in kg and delta t is the temperature in Kelvin। तो जितना ज़्यादा मास होगा सर उतना ज़्यादा हीट चाहिए होगी, जितना कम मास होगा उतनी कम हीट चाहिए होगी। तो इसका क्या ताल्लुक बन गया बेटा आपस में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा आपको हीट आ रही होगी, और जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी कम हीट आएगी। तो ये क्या बन गया सर, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन गया। तो जब इसको हमने कंबाइन किया तो m और डेल्टा टी आया। c क्या है सर, c कांस्टेंट है। c क्या है बेटा, c कांस्टेंट है। और अगर c की वैल्यू निकालनी हो तो m और डेल्टा टी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वहाँ जाकर क्या हो जाएंगे मेरे बच्चों, डिवाइड हो जाएंगे। अब c इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम सी, एम डेल्टा टी हो गया। इसके न्यूमेरिकल हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। चैप्टर 11 पूरा कर लिया ना हमने न्यूमेरिकल्स में, तो वहाँ से आपको मिल सकते हैं बेटा। यूनिट क्या होगा, यूनिट जरूर याद रखना एमसीक्यूज के लिए। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज जूल पर केजी केल्विन इन एसआई सिस्टम। ऐसे याद कर लोगे ना, इजी है। देखो ये जूल है, यूनिट याद करने के लिए अगर फॉर्मूला आपको याद है तो यूनिट याद हो जाएगा। इसका जूल आ गया बेटा, इसका किलोग्राम आ गया और इसका केल्विन आ गया। तो इस तरह से आपको ये टॉपिक याद हो जाएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक्सपेरिमेंट आता है, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट। देखो यूं समझो कि गर्म पानी का गिलास है और उसमें जब आपने बर्फ डाली तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद पानी गर्म होगा ठंडा होगा, सर पानी ठंडा होना शुरू हो जाएगा। बस इसी तरह की बात को हम अब एक्सपेरिमेंट में समझने जा रहे हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड बाय मेथड ऑफ मिक्सचर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। ये दोनों बातें एमसीक्यूज के लिए बेटा याद रखना, जो मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखी हैं। हीट लॉस बाय अ बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय अ बॉडी। एक बॉडी ने हीट जो लॉस की है वो दूसरी बॉडी उसको गेन कर लेगा, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। द मेथड ऑफ मिक्सचर बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अ हॉट सब्सटेंस इज मिक्स्ड विद अ कोल्ड सब्सटेंस द हॉट बॉडी लूजेस एनर्जी। गर्म चीज अपनी एनर्जी कम कर देती है। सपोज कीजिए कि आपके पास एक कैलोरीमीटर है, इसमें एक सॉलिड सब्सटेंस है, थर्मामीटर है और लिक्विड है। आपने क्या किया, आपने कहा मास ऑफ द सब्सटेंस इज एम एस, मास ऑफ द लिक्विड इज एम एल, मास ऑफ द कैलोरीमीटर इज एम सी। जो इनिशियल टेम्परेचर था वो कितना है, टी एस है, किसका, सब्सटेंस का। तो लिक्विड का क्या हो गया, टी एल हो गया, हम अपनी तरफ से रख रहे हैं ना। इनिशियल टेम्परेचर कैलोरीमीटर का हो गया टी सी। क्या मालूम करनी है सर, स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस, इसकी स्पेसिफिक हीट मालूम करनी है। तो लिक्विड की क्या होगी सर, एल होगी, और कैलोरीमीटर की क्या बन जाएगी, सी बन जाएगी, सही है। अब फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज क्या कहता है, इससे बेटा 11.6 न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ हुआ आपकी बुक में, और उसका सॉल्यूशन देख लेना वीडियोस में। लॉस बाय सब्सटेंस इज इक्वल टू गेन बाय लिक्विड प्लस गेन बाय कैलोरीमीटर। चूंकि इसने हीट लूज की ना, एक गर्म है, तो इसकी गर्माइश इस लिक्विड को भी मिली और इसकी गर्माइश इस कैलोरीमीटर को भी मिली। तो इसका टेम्परेचर, इस क्यू लॉस किसके बराबर हो गया, क्यू गेन्ड और बाय लिक्विड और क्यू गेन्ड बाय कैलोरीमीटर। तो आपके पास बन गया एम एस सी एस, टी एस माइनस टी, डेल्टा टी होता है ना, फिर एम एल सी एल चूंकि लिक्विड था, फिर एम सी 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 चूंकि कैलोरीमीटर था। अब आपको अगर मालूम करना था सर, यहाँ पर हमें कहा सी एस मालूम करना है। सी एस का मतलब है आपको ये चीज़ मालूम करनी है बेटा,
तो ये तो एज इट इज ऊपर रहा, कोई चेंज नहीं आया। ये यहाँ पर क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, तो यहाँ कर क्या हो गया मेरे बच्चों, डिवाइड हो गया, बस इतना फर्क था। और इसका न्यूमेरिकल पेपर में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इसके बाद हम आते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। सर मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है, देखो जब कभी भी आप एक मोल की अब बात कर लोगे तो उसे आप नाम दे दोगे मोलर स्पेसिफिक हीट का। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल। जब आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया 1 मोल, तो अब ये क्या कहलाया, अब ये कहलाया बेटा हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट। और याद रहे कि फिर आप इसके साथ एन लिख रहे होगे, ज़ाहिर कोई फ़र्क तो करना है ना हमें, तो फ़र्क के लिए आपने एन यहाँ पर इस्तेमाल किया, बाकी फॉर्मूला सेम है। डी का मतलब बेटा डेल्टा है, ठीक है, जो चेंज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यूनिट क्या होगा, अब जूल पर मोल डॉट केल्विन हो गया। पहले क्या आ रहा था, पहले सर किलोग्राम आ रहा था, सही है। पिछला वाला अगर मैं आपको यूनिट दिखाता हूँ, साथ साथ याद भी करना है, देखो मेरी क्लासेस के बाद आपको चीज़ें याद भी हो जाती हैं। जूल पर केजी आ रहा था स्पेसिफिक हीट में, और जब बेटा आप आ गए मोलर स्पेसिफिक हीट पर, तो आपने जूल पर मोल कह दिया। ये वाली बात भी आपको समझ में आ चुकी है। चलो ये टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं, ताकि फिर नेक्स्ट एक और लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिक्स करेंगे, चैप्टर 11 अपना कंप्लीट कर लेंगे पेपर से पहले। ये रिवीजन क्लासेस इंशाल्लाह हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली हैं। Gases have two type of molar specific heat because it depends whether the gas is allowed to expand or not when heated. ज़रूरी तो नहीं कि हर गैस एक्सपेंड करेगी हीट होने पर, कभी कभार गैसेज एक्सपेंड नहीं भी करती हैं। तो दो कंडीशन बन गई। पहला, when the volume of gas is kept constant, इस specific heat is called as molar specific heat at constant volume। याद करना आसान है ना सर, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखा तो क्या कहलाएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और अगर प्रेशर कांस्टेंट रखा तो क्या कहलाएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब अगर कांस्टेंट वॉल्यूम होगा बेटा, तो आप सिर्फ एक चेंज लेकर आओगे कि सब जगह पे वी आ जाएगा। फॉर्मूला सेम है, सिर्फ क्या लिख रहे हैं, वी लिख रहे हैं। और अगर कांस्टेंट प्रेशर होता तो क्या लिख देते बेटा, पी लिख देते। यूनिट में देखो कोई फर्क नहीं है, जूल पर मोल डॉट केल्विन ही है, चूंकि हमारे पास इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑल द हीट सप्लाइड इज फुली यूटिलाइज इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जितनी हीट आपने प्रोवाइड की है, सब की सब किस में इस्तेमाल हो गई है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने में इस्तेमाल हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा लेक्चर खत्म करते हैं। तीसरे लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये चैप्टर अपना कंप्लीट कर लेंगे। अपना बहुत ख्याल रखना मेरे बच्चों, अल्लाह हाफिज।